गुड मॉर्निंग साथियों। आज वापस पीडियाट्रिक्स चालू कर रहे हैं अपन। लास्ट क्लास के अंदर देखा था अपन ने अपगार स्कोरिंग से पहले देखा था अपन ने न्यूबॉर्न केयर के अंदर जब बच्चा जन्म लेता है क्या असेसमेंट करने थे अपने को, किस तरह से उसके इंटरवेंशंस करने थे। उसके बाद अपन ने अपगार स्कोर को देखा था और आज उसके अपन वाइटल साइंस देखने वाला है। वाइटल साइन जब न्यू बॉर्न है इसके वाइटल साइन देखने वाले अपन। एक न्यू बॉर्न है जो अभी पैदा हुआ है, उसके नॉर्मल वाइटल साइंस क्या होने चाहिए, किस सीक्वेंस के अंदर अपने को वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। वाइटल साइन में बेसिकली अपन जानते हैं क्या क्या कंटेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर के साथ फिफ्थ वाइटल साइन को अपन ने यहाँ पर असेस करना है, डेट इज योर पेन। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन बात करें एडल्ट के अंदर व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ टेकिंग वाइटल साइंस, तो अपन सब जानते हैं T, P, R और BP। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, ये अपने थे एडल्ट के सीक्वेंस वाइटल साइन लेने के। लेकिन अपन एक बात करते हैं न्यू बॉर्न के अंदर या एक बात करते हैं अपन चाइल्ड के अंदर, तो वाइटल साइन लेने के लिए क्या सीक्वेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन सीक्वेंस की बात करें तो होती है R, P, T और BP। सीक्वेंस से क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चों के अंदर या फिर न्यूबॉर्न के अंदर वाइटल साइन लेने की क्या सीक्वेंस होनी चाहिए। यहाँ पर पहला आपका आना चाहिए रेस्पिरेशन, देन पल्स, देन टेम्परेचर, देन ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया कि यहाँ पर रेस्पिरेशन को अपन ने पहले किया। इसके पीछे लॉजिक यह कहता है कि एक न्यूबॉर्न होता है, अगर उसका टेम्परेचर आप पहले लोगे, अगर तुलना करें एडल्ट की, तो उसमें अगर आप टेम्परेचर पहले लोगे तो टेम्परेचर लेने के लिए उस न्यूबॉर्न को टच करना पड़ेगा। जैसे ही टच करेंगे तो हो सकता है वह न्यूबॉर्न क्राई करना स्टार्ट कर दे। अगर क्राई करना स्टार्ट कर दिया तो उसकी ब्रीदिंग पैटर्न, उसके रेस्पिरेशन रेट के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसीलिए अपन रेस्पिरेशन रेट को पहले करते हैं ताकि बच्चा क्राई नहीं करे और अपने को रेस्पिरेशन रेट यहाँ पर मिल जाए, सही डाटा अपने को फाइंड आउट होए। इसीलिए रेस्पिरेशन को अपन यहाँ पर पहले कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद पल्स चेक करेंगे, पल्स चेक करने के बाद टेम्परेचर चेक करेंगे, देन ब्लड प्रेशर चेक करने वाले हैं। तो ये सीक्वेंस आपको समझ में आ गई होगी। तो व्हाट इज योर नॉर्मल सीक्वेंस टू टेकिंग वाइटल साइंस इन न्यूबॉर्न? R, P, T। न्यूबॉर्न के अंदर या चाइल्ड के अंदर आपकी वाइटल साइन सीक्वेंस यह होनी चाहिए। अगर बात करें कि किस रेंज के नॉर्मल डाटा यहाँ पर होते हैं, कितना नॉर्मल होता है यहाँ पर, तो बात करते हैं पहला टेम्परेचर की। तो नॉर्मल न्यूबॉर्न के अंदर टेम्परेचर कितना होता है, तो यहाँ पर अपन नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज योर नॉर्मल टेम्परेचर होता है बच्चों के अंदर। अगर पल्स की बात करें, नॉर्मली पल्स कितनी होती है, तो यू नो वेरी वेल कितनी होती है, 120 to 160 बीट पर मिनट कितनी होती है यहाँ पर रेस्पिरेशन। तो अपन सब जानते हैं कि रेस्पिरेशन कितनी होती है यहाँ पर 42, नॉर्मली कितनी रेस्पिरेशन होती है 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट, यह होती है नॉर्मली इसका रेस्पिरेशन रेट। अगर बात करें अपन ब्लड प्रेशर कितना होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब जब
हार्ट की वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो जो प्रेशर बनता है आर्टरियों की दीवारों के ऊपर सिस्टोलिक कहते हैं। जब यही रिलैक्सेशन होता है तो इसको डायस्टोलिक कहा गया है। तो नॉर्मली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो यहाँ पर बात करेंगे 60 से 80 mm ऑफ Hg या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखा गया है। जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो कितना होता है 40 to 50 mm ऑफ Hg। यह डाटा ऑथेंटिक डाटा है जो कि अपने को किसी न्यूबॉर्न का वाइटल साइन देते हैं। तो यह डाटा अगर मिले तो डेट इज योर नॉर्मल कंडीशन। अगर 36.5 से कम डाटा मिल रहा है अगर टेम्परेचर का, तो पेशेंट में गोन ऑन हाइपोथर्मिया में भी जा सकता है। पल्स प्रेशर नॉर्मल या फिर हार्ट रेट भी बोलते हैं इसको। हार्ट रेट कितनी होती है नॉर्मल हार्ट रेट 120 to 160 बीट पर मिनट। रेस्पिरेशन कितना होता है आमतौर पे 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। ब्लड प्रेशर की बात करें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है कि जब हार्ट की वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो आर्टरीज की दीवारों पे जो प्रेशर पड़ता है उसको अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब रिलैक्स होता है तब उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 to 80 mm ऑफ Hg यहाँ पर नजर आता है। यहाँ पर बात करें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की तो कितना होता है यहाँ पर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 40 से 50 mm ऑफ Hg भी देखा गया है। देन फिफ्थ वाइटल साइन प्रोसेस करते हैं अपन पेन। पेन इज अ फिफ्थ वाइटल साइन जो कि अपन बच्चों की तरह आमतौर पर असेस करते हैं। और अगर इमरजेंसीज के अंदर अपने को फिफ्थ वाइटल साइन असेस करना है तो डेट इज योर प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस जो एडल्ट के अंदर करते हैं। वहां पर इमरजेंसीज के अंदर वाइटल साइन के साथ साथ अपन प्यूपिलरीज को भी असेस करते हैं यहाँ पर। लेकिन आमतौर पे पेन स्केल को मेजर यहाँ पर करेंगे अपन। पेन एक तरह का सब्जेक्टिव डाटा होता है या ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। तो यहाँ पर क्लियर करना है पेन इज क्लियरली सब्जेक्टिव डाटा। कैसा डाटा होता है सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा माने पेशेंट खुद बोलता है वह डाटा कहलाता है आपका सब्जेक्टिव डाटा। लेकिन यहाँ पर अपना न्यूबॉर्न बेबी कभी भी यहाँ पर बोलने वाला नहीं है। तो इस तरह के डाटा को अपन एक स्केल के थ्रू मेजर करते हैं और इस स्केल को बोलते हैं अपन वॉन बेकर स्केल। कौन सी स्केल कहते हैं यहाँ पर वॉन बेकर स्केल भी कहा जाता है। और इस वॉन बेकर इज आल्सो नॉन एज और कौन सी स्केल कहते हैं अपन, तो अपन इसको बोलते हैं फिशेस स्केल या फिशेस पेन स्केल या इसको और क्या बोलते हैं फिशेस पेन स्केल। और इसी को अपन वॉन बेकर स्केल भी कहा जाता है। इसके अंदर से एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। उस स्केल के अंदर से अलग अलग फेशियल ग्रेमेसी को रिप्रेजेंट किया गया है और उस ग्रेमेसी को देखकर पेशेंट की या फिर न्यूबॉर्न की बेबी की ग्रेमेसी को देख के उसके अंदर पेन की सीवियरिटी कितनी है उसको असेस किया जाता है। तो बच्चों के अंदर पूछ ले कि पेन स्केल कौन सी होती है तो वॉन बेकर स्केल और इसी को फिशेस स्केल भी कहा गया है। अगर पूछ ले एडल्ट के अंदर पेन स्केल कौन सी होती है तो यहाँ पर कौन सी स्केल देखने को मिलेगी, यहाँ पर विजुअल एनालॉगस स्केल देखने को यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ। पेन को असेस करने के लिए अगर बात करें अपन बच्चों के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर और एडल्ट के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर होती है फिशेस स्केल और बात करें एडल्ट के अंदर तो विजुअल एनालॉगस स्केल। ठीक है, फिशेस को और क्या बोलते हैं अपन वॉन बेकर स्केल। और क्या बोलते हैं अपन इसको वॉन बेकर स्केल। इस स्केल से अपन उसकी पेन को असेसमेंट किया जाता है। आई बात समझ में यहाँ पर आपको। अगर बात करते हैं अपन विजुअल एनालॉगस स्केल के अंदर क्या होती है, एक तरह की स्केल होती है। इस स्केल के अंदर 0 से लगाकर
10 तक का डाटा मिलता है और उस हर के अंदर एक नंबर 9 पेन, 2 नंबर, थोड़ा सा पेन, इस तरह से 10 तरह से डाटा मिलता है और वहां से पेशेंट को पूछ कर यह टोटली सब्जेक्टिव को अपन चॉइस करेंगे। वहां पर पेशेंट को पूछेंगे कि आपको कितना पेन हो रहा है तो आप इससे नंबर दो, इससे अपने को मालूम चलेगा कि पेशेंट का पेन कितना सीवियर हो रहा है। तो पेन प्रोसेस करने के लिए चिल्ड्रन के अंदर फिजिकल स्केल, एडल्ट के अंदर विजुअल एनालॉगस स्केल का अपन यूज किया जाता है। यह हो गए नॉर्मली वाइटल साइंस। यह नॉर्मली वाइटल साइंस एक न्यूबॉर्न के अंदर पाए जाते हैं। अगली बात करें अपन इसके तो ब्लड वॉल्यूम्स की। नॉर्मली ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, आरबीसी की मात्रा कितनी पाई जाती है यहाँ पर, नॉर्मली आरबीसी कितना पाया जाता है, ब्लड वॉल्यूम कितना पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी कितनी पाई जाती है, प्लेटलेट्स कितनी होती है, यह सब अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ब्लड वैल्यूज की बात करें अपन, वाइटल साइन के बाद अपन बात करते हैं ब्लड वैल्यूज की। तो ब्लड वैल्यूज के अंदर पहली चीज अपन देखने वाले हैं यहाँ पर व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, ब्लड वॉल्यूम के बाद अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर उसकी आरबीसी की वैल्यूज कितनी होती है। थर्ड चीज देखेंगे अपन डब्ल्यूबीसी की वैल्यूज कितनी होती है। फोर्थ चीज देखेंगे अपन उसकी प्लेटलेट्स की वैल्यू कितनी होती है। फिफ्थ चीज देखेंगे अपन उसका हीमोग्लोबिन कितना होता है। अगर बात करें ब्लड वॉल्यूम की तो कितना होता है आमतौर पे 80 ml पर kg। कितना ब्लड वॉल्यूम एक तो न्यूबॉर्न के अंदर पाया जाता है 80 ml पर kg। अगर बात करें आरबीसी की तो आरबीसी की यहाँ पर मात्रा देखने को मिली है 6 to 8 मिलियन पर mm³। यहाँ पर इसकी मात्रा आरबीसी की मात्रा 6 से 8 मिलियन पर mm³ देखने को मिली है। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की मात्रा 10,000 से 17,000 देखने को मिली है। लगभग 10,000 से 17,000 पर mm³ के अंदर आपको डब्ल्यूबीसी की मात्रा देखने को मिलेगी। प्लेटलेट काउंट की बात करें तो लगभग प्लेटलेट काउंट इसकी 3.5 मिलियन प्लेटलेट्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। 3.5 लाख आपको यहाँ पर प्लेटलेट काउंटिंग देखने को मिलेगी। नॉर्मली एचबी कितना होता है 80 से 20 mg पर डे आपका एचबी देखने को मिलेगा। तो डेट इज योर नॉर्मली ब्लड वैल्यूज। अगर एक न्यूबॉर्न का ब्लड वैल्यूज बात करें कितना वॉल्यूम होता है 80 ml पर kg। मतलब अगर 2.5 किलो का बच्चा है या 3 किलो का बच्चा है तो उसका कार्डियक आउटपुट लगभग कितना होगा 250-240 ml पर मिनट यहाँ पर देखने को मिलेगा। आरबीसी 6 से 8 मिलियन mm³ के अंदर देखने को मिलेगी। डब्ल्यूबीसी यहाँ पर आपको 10,000 से 17,000 mm³ के अंदर देखने को मिलेगी। प्लेटलेट 3.5 लाख mm³ के अंदर देखने को मिलेगी। एचबी यहाँ से 18 से 20 आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर यह होते ब्लड वॉल्यूम्स। फिर बात करते हैं अपन बॉडी मेजर्स की। किसकी बात करते हैं ब्लड वॉल्यूम के बाद बॉडी मेजर्स। बॉडी मेजर्स के अंदर फर्स्ट अपन देखेंगे उसका वेट, उसकी लेंथ, उसका हेड सरकमफ्रांस, उसका चेस्ट सरकमफ्रांसेस, मिड अपर आर्म सरकमफ्रांसेस, MUAC, मिड अपर आर्म सरकमफ्रांस, मिड अपर आर्म सरकमफ्रांस। ये चीजें अपन देखने वाले हैं यहाँ पर उसकी बॉडी मेजर्स के अंदर। आमतौर पे बच्चे का न्यूबॉर्न का वेट कितना होता है यहाँ पर लगभग 2.5 kg से
4 kg आपका नॉर्मल माना गया है, ठीक है। अगर 4 किलो से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटस वाली कंडीशन के अंदर आ सकता है, जिसको मैक्रोसोमिया भी कहते हैं। और 2.5 किलो से कम अगर आ रहा है, 2.5 किलो से कम या 2500 ग्राम से कम उसका वेट आ रहा है, तो अपन इसको LBW के अंदर काउंट करेंगे। LBW का मतलब होता है जिस बच्चे का वेट 2500 ग्राम से कम आ रहा है, लेस देन 25,000 ग्राम। 2500 ग्राम से अगर वेट कम आ रहा है, आप इसको काउंट भी करेंगे LBW के अंदर, काउंट करने वाले हो। लेंथ के अंदर बात करें अगर बच्चे, ठीक है, लेंथ के अंदर बात करें अपन बच्चे को, तो कितनी लेंथ होती है आमतौर पे उस बच्चे की? लगभग 50 सेंटीमीटर एक एवरेज मानी गई है। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि नॉर्मल कितनी होती है, तो 45 सेंटीमीटर टू 55 सेंटीमीटर, दैट इज नॉर्मल लेंथ। नॉर्मल लेंथ को अपन यहाँ पर किससे मेजर करने वाले हैं? यहाँ पर किससे मेजर करते हैं अपन? यहाँ पर इसको इन सेंटीमीटर से। किससे? इन सेंटीमीटर से। इन सेंटीमीटर क्या होता है? न्यूबॉर्न बेबी की लेंथ को असेस करने के लिए, उसकी हाइट को असेस करने के लिए अपन एक टूल का यूज करते हैं, एक स्केल का यूज करते हैं, उसको अपन बोलते हैं सेंटीमीटर। एक तरह की स्केल होती है जिसके अंदर एक फिक्स होता है, और यहाँ से इस तरीके की स्केल होती है, यहाँ से लगभग 60-70 जो भी सेंटीमीटर हो वहाँ आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक और पटिया लगा होता है, ठीक है। इस बीच के अंदर एक नॉर्मली बेबी को यहाँ लेटाया जाता है और उसके पाँव को यहाँ पर फिक्स करते हैं। ये जो होता है वो आगे पीछे मूव कर सकता है, तो लास्ट लेंथ कहाँ पर हो रही है, और ये फिक्स होता है। 0 वाला फिक्स होता है, जो यहाँ पर होता है वो मूवेबल होता है। जहाँ बेबी की न्यूबॉर्न की लेंथ फिक्स हो रही है, उसके पाँव लास्ट तक आ रहे हैं, वहाँ पर जाके इसको फिट किया जाता है, और यहाँ देखा जाता है कि कितने सेंटीमीटर पे आ रहा है। तो इसी स्केल को अपन बोलते हैं इन सेंटीमीटर। ये स्केल से अपन बेबी की लेंथ को असेस किया जाता है। लेंथ के बाद अपन चेक करें हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस आमतौर पे कितना होता है? 33 से 35 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंच टेप से। इससे इसको मेजर करते हैं, इंच टेप से इसको मेजर किया जाता है। यहाँ से लगाकर पीछे साइड तक उसकी पूरी का पूरा सर्कमफ्रेंस चेक किया जाता है। तो हेड सर्कमफ्रेंस लगभग 33 से 35 आपको यहाँ पर नजर आने वाला है, जबकि चेस्ट सर्कमफ्रेंस लगभग 30 से 32 सेंटीमीटर नजर आने वाला है। और इसको भी अपन इंच टेप से ही मेजर करते हैं। अगर पूछ ले, एक फिक्स वैल्यू पूछ ले दोनों के अंदर भी, तो 32 नॉर्मली रेशियो होता है इसका, और इसका 31 नॉर्मली रेशियो पूछे। अगर फिक्स डाटा पूछ ले कि हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है, और ऑप्शन में पूछ ले 30, 31, 32, 33, तो ऑप्शन के अंदर से अपने को आंसर यहाँ पर 31 वाले को प्रायोरिटीज देना है, ठीक है। और उसके बाद अपन चेक करने वाले इसका मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस जो कि नॉर्मली कितना होता है, यहाँ पर 11 से 12 सेंटीमीटर को देखने को मिला है। यहाँ पर मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस कैसे मेजर करते हैं? तो बेबी का हैंड को पे एक्सटेंड नहीं करते हैं, उसके हैंड को फ्लेक्स करके अपन यहाँ पर उसके इंच टेप से उसको फिक्स कर देते हैं। और इस टेप को यहाँ पर इंच टेप को ना बोल के यहाँ पर MUAC मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को मेजर करने के लिए एक स्पेशल टेप आती है, उस टेप को बोलते हैं अपन शाकिर टेप। कौन सी टेप कही जाती है? उस टेप को क्या बोला गया है? शाकिर टेप बोला गया। शाकिर टेप का काम क्या होता है कि यह मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को देखने को मिलती है। अगर मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस करना है तो अपन यूज कर सकते हैं, यहाँ पर शाकिर टेप का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर उसके हेड को फ्लेक्स नहीं करके उसके हैंड को पहले क्या करना है, अपने को एक्सटेंड करना है, उसके बाद मेजर करना है। और शाकिर टेप स्पेशली होती है, उसको यहाँ पर बांध के फिक्स किया जाता है, और वहाँ पर उसकी देखा जाता है कितना सेंटीमीटर वो है उसका। तो नॉर्मली अगर बात करें
तो MUSC की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 11 से 12 सेंटीमीटर यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये हो गए आपके नॉर्मली वाइटल साइंस, बॉडी मेजर्स और ब्लड वॉल्यूम। इसके बाद बात करें अपन कि बॉडी के अंदर बेबी है, वार्ड के अंदर बेबी है, उस बेबी को उसके बाद अपने को क्या असेस करना है? ठीक है, आपने वेट असेस कर लिया, लेंथ असेस कर ली, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, ये सारा का सारा आपने असेस कर लिया। उसके बाद आपको और क्या न्यूबॉर्न केयर करनी है? तो न्यूबॉर्न केयर के अंदर क्या करनी है आपको? फर्स्टली उसको ड्राई टॉवेल से उसको क्लीन करना है। ठीक है, उसको क्लीन करने के बाद उसके अंदर विटामिन के का इंजेक्शन लगाना है। विटामिन के का इंजेक्शन कितना डोज होता है यहाँ पर? विटामिन के का इंजेक्शन का 0.5 mg। कितना डोज होता है? 0.5 mg। कहाँ पर लगता है? इंट्रा मस्कुलर साइट पे, और मोस्ट कॉमन और पेपरल साइट इंजेक्ट आयन कौन सी होती है? वास्कुलर मसल्स जो होती है वहां पर अपन बच्चों के लगाते हैं। कहाँ पर होती है? यह थाई की मसल होती है। कौन सी मसल्स होती है? थाई मसल्स। कौन सी मसल्स होती है? वास्कुलर थाई मसल्स होती है। उस थाई मसल्स के अंदर मोस्ट कॉमन अपन आयन इंजेक्शन का यूज करते हैं बच्चों के अंदर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। तो विटामिन के अपन यहाँ पर लगाते हैं 0.5 mg। क्या काम करता है विटामिन के? जब तक बच्चे के नॉर्मल फ्लोरास डेवलप ना हो जाए तब तक यह इसको प्रिवेंट करेगा, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने वाला है। इसको प्रिवेंट करेगा विटामिन के इंजेक्शन, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करवाएगा। जब तक उसकी बॉडी के अंदर नॉर्मल फ्लोरास डेवलप ना हो जाए तब तक यह ब्लीडिंग से प्रिवेंट करवाने वाला है। देन यह विटामिन के डिपेंडेंट फ्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्स के अंदर पूछ लेता है कि विटामिन के डिपेंड कौन कौन से फ्लोटिंग फैक्टर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो कौन कौन से? फ्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10। यह फ्लोटिंग फैक्टर विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं, जो कि अगर विटामिन के प्रेजेंस होगा तभी यह फ्लोटिंग फैक्टर्स बनने चालू होंगे। इसलिए यह ब्लीडिंग को भी प्रिवेंट करवाता है और इन फ्लोटिंग फैक्टर को क्या करता है? यह एक्टिवेशन करता है। उसके बाद अपना काम क्या रहेगा? विटामिन के का इंजेक्शन लगा दिया। विटामिन के इंजेक्शन लगाने के बाद अपना नेक्स्ट नर्सिंग रोल क्या होगा? तो अपने को यहाँ पर इम्यूनाइजेशन करना है। क्या करना है? इम्यूनाइजेशन करना है। इम्यूनाइजेशन के अंदर आमतौर पर 3 वैक्सीन को अपन यहाँ पर लगाते हैं। कितनी वैक्सीन को? 3 वैक्सीन को लगाते हैं। और अगर पूछ ले कि टोटल कितनी दवाइयाँ दी जाती है तो पेशेंट को 4 दवाइयाँ आमतौर पर नॉर्मल दी जाती है। विटामिन के या विटामिन के किसी भी तरह के इम्यूनाइजेशन के अंदर नहीं आता है, किसी भी तरह के वैक्सीन के अंदर नहीं आता है। जैसे ब्लीडिंग को प्रिवेंट करवाता है जब तक बॉडी के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मल फ्लोरास डेवलप ना हो जाए। उसके बाद बात करें अपन इम्यूनाइजेशन के अंदर या वैक्सीन के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन एट बर्थ दी जाती है? जन्म से तुरंत कौन सी वैक्सीन यहाँ पर दी जाती है? पहली वैक्सीन BCG, दूसरी वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का टीका और तीसरा वैक्सीन लगता है यहाँ पर आपका ओरल पोलियो वैक्सीन। BCG कितने अमाउंट के अंदर दी जाती है? यहाँ पर 0.05। कितनी यहाँ पर BCG दी जाएगी? 0.05 ml दी जाती है। ठीक है, साइड क्या होगा इसका लगाने का? BCG को इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल के अंदर भी कौन सी यूनिवर्सल साइट है? लेफ्ट हैंड की इंट्राडेल्टोइड मसल्स के अंदर या फिर डर्मल साइट के अंदर यहाँ पर इसको दिया जाता है BCG वैक्सीन को। ठीक है, उसके बाद हेपेटाइटिस बी का कितना डोज यहाँ पर लगाते हैं अपन? विटामिन बी का 0.5 ml। 0.5
ml, साइड कौन सी हो गई यहाँ पर IM साइड। IM साइड अभी बताया था मैंने कौन सी मोस्ट होती है, थाई की मसल, वास्कुलर लेटरलिस मसल। एक पाव के अंदर आप विटामिन के इंजेक्शन लगा लो, एक थाई के अंदर आप हेपेटाइटिस बी का टीका लगा लो। और ऑरल पोलियो वैक्सीन मतलब ऑरली रूप से दी जाती है, ऑरली रूप से दी जाती है। कितने डोज, 2 बूंद दिन में दी, कितने ड्रॉप, 2 ड्रॉप्स यहाँ पर ऑरली दी जाती है। यह आमतौर पे अपने को काम करना पड़ता है। इम्यूनाइजेशन के अंदर एट बर्थ दी जाने वाले 3 वैक्सीन, BCG, हेपेटाइटिस बी और OPV, ऑरल पोलियो वैक्सीन। उसके बाद विटामिन के इंजेक्शन, 4 इंजेक्शन अपने को यहाँ पर लगाने पड़ते हैं। हेपेटाइटिस बी, BCG, विटामिन के और OPV ऑरल रूट से, बाकी BCG इंट्राडर्मल रूट से, हेपेटाइटिस बी आपकी IM रूट से, विटामिन के इंजेक्शन आपका IM रूट से देना चाहिए। उसके बाद अपने को क्या फंक्शन करना है, व्हाट इज योर नेक्स्ट वर्क, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद पेशेंट को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार करना है। ब्रेस्ट फीडिंग देने का टाइम क्या होना चाहिए, कितने देर बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए, तो आमतौर पे देखा गया है एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, नॉर्मल लेबर से डिलीवरी हुई हो, वेजाइनल डिलीवरी हुई हो, तो एज सून एज पॉसिबल या फिर 30 मिनट के अंदर, मतलब हाफ एंड हाफ आवर्स के अंदर आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए। अगर LSCS हो, सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, तो विद इन 4 आवर्स के अंदर, 4 घंटे में उसको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा वाइटल साइंस क्या होते हैं, उसके बाद अपन ने देखा ब्लड वॉल्यूम्स क्या होते हैं, बॉडी मेजर्स क्या होती है, नॉर्मली कौन कौन से इम्यूनाइजेशन यहाँ पर किए गए थे, विटामिन के क्यों लगाते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग क्यों की जाती है, यह यहाँ पर अपन ने देखा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास कल के अंदर अपन देखेंगे उसके फिजिकल एग्जामिनेशन, क्या देखने वाले हैं उसके सारे के सारे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब उसके हेड से लगाकर टो तक का सारा के सारा अपन एग्जामिनेशन करने वाले हैं। कुछ समझ में ना आया हुआ, कुछ डाउट हो, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई हम देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।